देखो भाई, आप लोग कितना हो मेहनत कर लो, कोई भी बच्चा कितना हो मेहनत कर ले, रटते रह जाएगा, लेकिन वो टॉप नहीं कर सकता जब तक कि वो अपना दिमाग ना चलाए और स्मार्ट वर्क ना करे। आपको मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th में हो और 10th बोर्ड में अगर आप टॉप करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको केवल और केवल मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करने की भी जरूरत है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है। अगर मैं आपके सामने 100 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से रख दूं और आप बोल दूं कि उन्हीं को सॉल्व करो, तो अब इतना कम समय है ना कि आप एक ही चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पर आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो ना, हर चैप्टर के 10 क्वेश्चंस है, अगर ये टॉप 10 क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में फंसेंगे। और साथ ही साथ अगर ये क्वेश्चन नहीं आते, इनमें से कुछ क्वेश्चन अगर रिपीट नहीं होता है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन बस नंबर को चेंज करके, यानी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, बस उसके डिजिट्स को चेंज करके आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से करना है। इनका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और ये बहुत सारी यूजफुल जो लिंक होंगे आपके लिए, जैसे कि प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स हैं उनके नोट्स वगैरह, या फिर उनके आंसर शीट्स का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से वो सब जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अब आपको जरूरत है स्मार्ट वर्क करने का। देखो भाई, आप लोग कितना हो मेहनत कर लो, कोई भी बच्चा कितना हो मेहनत कर ले, रटते रह जाएगा, लेकिन वो टॉप नहीं कर सकता जब तक कि वो अपना दिमाग ना चलाए और स्मार्ट वर्क ना करे। आपको मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे बच्चा, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, बहुत रिसर्च के बाद, बहुत टाइम के बाद इस वीडियो को मैं बना पा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आगे दूसरे सब्जेक्ट से भी ऐसे वीडियोस बना सकूं। अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश का, सोशल स्टडीज का, साइंस का भी आप इसी तरीके का वीडियो चाहते हो जिसमें मैं चैप्टर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊं, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो जो हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर वाला, उसके जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं वो ये रहे आपके सामने। मैं आपको क्वेश्चंस को रीड करके समझा देता हूं फटाफट। जो पहला क्वेश्चन है, जो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, आपको प्रूव करना रहेगा 7 + √5 इज इरेशनल। इसके अलावा भी इसी टाइप से सेम क्वेश्चन आता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन बना लेते हो ना, तो अगर नंबर चेंज करके दूसरा क्वेश्चन भी पहुंच जाए एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली बना पाओगे। तो आपको इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए आएगा, या फिर केवल √3 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, और बोलेगा कि इनको बताइए इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं। तो इस सबसे क्वेश्चन आपको करने आना चाहिए, जहां पर आपको रूट वाले नंबर्स को इरेशनल प्रूव करने के लिए दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, हमेशा कोई भी सैंपल पेपर देखना, उसमें ये क्वेश्चन हमेशा दिया रहता है कि गिवन दैट HCF 25 और 45 का 5 है, फाइंड देयर एलसीएम। यानी कि जो HCF है इन दोनों नंबर का वो 5 है, बताइए इनका एलसीएम कितना होगा। अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 6, 10 एंड 14 मिनट्स। तीन हमारे पास अलार्म के क्लॉक हैं, वो थोड़े थोड़े देर में बज रहे हैं। पहला वाला अलार्म क्लॉक जो है वो 6 मिनट के बाद बज रहा है, हर 6 मिनट में बज रहा है। दूसरा वाला जो अलार्म क्लॉक है वो हर 10 मिनट में बज रहा है। तीसरा वाला अलार्म क्लॉक जो है वो हर 14 मिनट्स में बज रहा है। तो इफ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, यानी कि उनको मान लीजिए हमने तीनों को एक साथ पहले बजाया, यानी कि मान लो 10 बजे का समय था, 10 बजे तीनों का एक एक बार बज गया। अब अगला जो है, कितने समय बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे रिंग टुगेदर। तो बताओ फिर अगला ऐसा कौन सा समय आएगा जिसमें वो तीनों फिर से दोबारा बजेंगे, क्योंकि पहला वाला तो हर 6 मिनट में बज रहा है, दूसरा वाला हर 10 मिनट में बज रहा है, और तीसरा वाला हर 14 मिनट में बज रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना अलार्म क्लॉक वाले, वो एग्जाम में 100% आते हैं रियल नंबर्स वाले चैप्टर से। अगला क्वेश्चन, इट इज पॉसिबल फॉर द HCF और LCM ऑफ टू नंबर्स टू बी 18 एंड 378 रिस्पेक्टिवली। यानी क्या ये पॉसिबल है कि दो नंबर हमारे पास हो और उनका जो HCF हो वो 18 हो और LCM 378 हो। बताइए क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो भी, और अगर पॉसिबल नहीं है तो भी आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना रहेगा, यानी कि एक दो लाइन में उसको एक्सप्लेन करना रहेगा छोटा सा। अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर 4 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि क्या हम लोग यहाँ पर 4 के पावर में जो n है, इसका कोई इस n का कोई ऐसा वैल्यू लिख सकते हैं क्या, जिससे जब हम लोग इसको सॉल्व करें, जैसे मान लो 4 के पावर में अगर मैं 2 लिखता हूं तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा। तो क्या मैं कोई ऐसा नंबर यहाँ पर n के बदले में लिख सकता हूं जिससे ये जो नंबर है लास्ट में 0 आ जाए, यानी कि जब हम लोग इसका वैल्यू निकाले तो जिस लास्ट में 20 आ जाए, लास्ट में हमारा कितना बोल सकते हैं 100 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, बस लास्ट में 0 आ सकता है क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है? चेक करना पड़ेगा, सॉल्व करने का इसका भी एक मेथड होता है। यहाँ पर आज मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ आज की वीडियो में, आज का वीडियो ऐसी बहुत लेंथी होने वाला है, क्योंकि हर चैप्टर से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकाल करके लाए हैं। अगर आप चाहते हो कि इन क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊं ना, तब मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको इससे सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं हम लोग को और दूसरे सब्जेक्ट के बस आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो आप वो भी बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बता दूंगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। आपको वो छोटा से छोटा नंबर बताना है जो 1 से लेकर के 10 तक सारे नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो जाए। अगली है हमारा क्वेश्चन नंबर 6,
ठीक है, या फिर 7th क्वेश्चन है शायद। अगला क्वेश्चन है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 34,560, यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमको दे दिया गया है, जो वहां पर छोटा सा नंबर था ना एचसीएफ और एलसीएम वाला, वैसे ही क्वेश्चन, बस इसमें नंबर्स को बढ़ा दिया गया है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमको बता दिया गया है और उसका जो एचसीएफ है वो बता दिया है 24, देन फाइंड देयर एलसीएम। तो बताओ उसका एलसीएम जो होगा कितना होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन जरूर आता है। अगला क्वेश्चन, 4 bells toll together at 9 AM, 4 बेल्स हैं वो 9 बजे जो है एक साथ बजती हैं। अब हमसे बोल रहा है कि दे टोल आफ्टर 6, 8, 10 एंड 12 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली, वो हर 6 सेकेंड में, दूसरा वाला जो बेल है वो हर 8 सेकेंड में, तीसरा वाला जो बेल है वो हर 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड्स में, और जो चौथा बेल है वो हर 12 सेकेंड्स में क्या हो रहा है, बज रहा है, ट्रिंग ट्रिंग कर रहा है। तो बताइए हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर अगेन इन नेक्स्ट 3 आवर्स। यानी कि जो पिछला आप क्वेश्चन बनाओगे ना, ये उसका थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोल रहे हैं कि बताओ अगले 3 घंटे में वो जो चारों के चारों बेल्स हैं वो साथ में कितनी बार बजेंगे। जैसे अगर एक बार उनको साथ में हमने स्टार्ट किया 9 बजे, तो अब अगली बार वो साथ में कितने बजे बजेंगे वो आपको देखना है, फिर उसके बाद कितने बजे बजेंगे। तो अगले 3 घंटे तक आपको चेक करना है कि वो साथ में कितने बजे कितनी बार बजने वाले हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है। अगला क्वेश्चन, What will be the least possible number of planks? बताइए कि कम से कम कितने planks बनेंगे if 3 pieces of timber 42 मीटर, 49 मीटर and 63 मीटर long have to be divided into planks for the same length। यानी कि हमारे पास टिम्बर दिए हुए, टिम्बर यानी कि लकड़ी जो होता है ना, गोल गोल लकड़ी आप लोग देखोगे पेड़ से कट करके, उनका लेंथ दिया हुआ है और इनको सेम लेंथ में अपने को कट करके प्लैंक्स बनाने हैं। प्लैंक्स जिसको पटरा बोला जाता है, जिससे घर वगैरह में देखोगे दरवाजे बनते हैं, या फिर जब ढलाई वगैरह होता है घर का ना, जब छत को इसके फोल्डिंग किया जाता है उस समय भी उसका काम आता है। तो कितने पीसेस वो बनेंगे, ये भी हमारा एचसीएफ और एलसीएम वाला जो रूल है उसी मेथड से बनता है। देखो बच्चा, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पिछले साल एग्जाम में आ भी चुके हैं और इस साल भी आएंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिलीट नहीं हुए हैं। देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपकी बुक में, आर.एस. अग्रवाल से अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप आर.डी. शर्मा से पढ़ रहे हो, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो पुराने बुक से, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। या फिर अगर आप किसी प्रीवियस ईयर के बुक से पढ़ रहे हो, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं ना कि जो पहले तो आ चुके हैं लेकिन इस साल वो डिलीटेड है। तो उसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस बार, लेकिन आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है, प्लस इंपॉर्टेंट भी है और प्लस डिलीटेड भी नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन से डिलीटेड नहीं है, तो इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आप बना लिए ना बच्चा, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं कि आपके पास जो भी समय बचा हुआ है, 1.5 महीना कर लो, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना कर लो, आप पक्का टॉप करोगे। आपको टेंशन नहीं लेना, मैथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो मैं आपके लिए निकाल करके लाऊंगा। चलिए अगले चैप्टर के पास चलते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, इसके मैंने कई लाइव क्लासेस भी आपको कराए हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए 10 क्वेश्चन देखते हैं कौन से हैं जो पॉलिनोमियल से आ सकते हैं इस साल। सो पहला क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन देखना आपका आएगा ही आएगा एग्जाम में। इसमें बोल रहा है द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, 1 मार्क्स यानी कि ऑब्जेक्टिव में ही। दूसरा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are 1/4 and -1 respectively। यानी कि देखो यहाँ पर जीरोस दे रहा है, कई बार जीरोस के बदले में रूट्स भी लिखा रहता है, ROOTS। अगर रूट लिखा हुआ है या जीरो लिखा हुआ है तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, इसमें कंफ्यूजन यानी कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल quadratic polynomial, sorry, find the zeros of the following quadratic polynomial 6x square -3 and माइनस में 7x। यानी कि quadratic polynomial को दिया हुआ है और इसके अपने को रूट्स निकालने हैं, रूट्स यानी कि जीरोस निकालने हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके पहले जीरो फाइंड कीजिए, रूट फाइंड कीजिए, उसके बाद एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। यानी कि उनके जो हमारे जीरोस हैं, यानी जो हमने जीरो निकाल करके लेकर के आएंगे, जो रूट्स हम निकालेंगे और जो कोएफिशिएंट दिए हुए हैं, आपको उनके बीच का रिलेशनशिप भी बता देना है। कोई दिक्कत नहीं, ये भी आप आराम से बना सकते हो अगर आपने हमारा लाइव क्लास देखा होगा पिछला वाला तो। अगला क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर -4x + 5। यानी कि अल्फा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की रूट्स हैं, जीरोस हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। तो फिर बताइए भैया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो ये हो गए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 5 और क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जो पहला क्वेश्चन है यानी 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है इफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस में a + 1x + b are 2 and 3। यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जो जीरोस हैं, एक सेकंड रेड पेन कहां गया मेरा, ठीक है, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस मेरे 2 और -3 हैं।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो आपको ये ए दिख रहा है और ये जो बी दिख रहा है ना, आपको इसका ही वैल्यू निकालने के लिए बोला गया इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इज 2, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो अपने को दे दिया है। यहाँ पर जो एक जीरो है वो कितना है, वो 2 है, यानी एक जो रूट है वो 2 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बताइए कि यहाँ पर ये जो k दिख रहा है ना इस पॉलिनोमियल में, इसका वैल्यू कितना होगा। दूसरा रूट नहीं निकालना है ना अपने को, k का सिंपल वैल्यू बस निकालना है। अगला क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज 40, यानी कि जो सम है स्क्वायर्स का, किसके स्क्वायर, तो जो रूट्स हैं उस पॉलिनोमियल के, उसके स्क्वायर्स का जो सम है वो हमारा कितना है, 40 है। तो बताइए जो वैल्यू होगा k का वो कितना होगा। रीड करने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, घुमा करके दिया हुआ, लेकिन ये भी बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है इस टाइप से भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 8x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप से है कि यहाँ पर भी आपको इस पॉलिनोमियल के क्या निकालने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं, और उसके बाद फिर उसके जो रूट्स निकलेंगे और जो कोएफिशिएंट है उसके बीच जो रिलेशन है वो आपको यहाँ पर बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 जीरो ऑफ अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल a का स्क्वायर प्लस 9, फिर ब्रैकेट के बाहर है एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 से, यानी कि पूरा कंप्लीट जो है वो हमारा एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इसका जो है एक जीरो जो है 1 जीरो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो क्या है, रेसिप्रोकल है दूसरे वाले का, यानी जो एक जीरो है ना और जो दूसरा जीरो आप निकालोगे तो दोनों एक दूसरे के आपस में क्या होंगे, उल्टे होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो बताइए यहाँ पर जो आपको ये ए दिख रहा है, यहाँ पर जो ए दिख रहा है इसका वैल्यू कितना होगा। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस हमारे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 के पास। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी के बुक में। यहाँ पर के टॉप 10 जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। जो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है एमसीक्यूज के फॉर्म में, इसमें बोला जा रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये दो हमारे पास पेयर दिए हुए हैं इक्वेशंस के, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, क्या जीरो सॉल्यूशन होंगे यानी नो सॉल्यूशन, या फिर वन सॉल्यूशन होंगे, या बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, या फिर टू सॉल्यूशंस होंगे। तो आपको पता ही है कि तीन टाइप के हमारे सॉल्यूशंस होते हैं। जब हमारा लाइन इंटरसेक्ट करता है तब सॉल्यूशन बनता है, जब पैरेलल लाइन होते हैं तब सॉल्यूशन बनते हैं, जब लाइन कोइंसाइड होते हैं यानी कि एक के ऊपर दूसरा जब लाइन चलता है तब हमारे बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा जा रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, बताओ k का वैल्यू कितना होगा, सो दैट द लाइंस 2x minus 3y equal to 9 and kx minus 9y equal to 18 will be parallel। यानी कि यहाँ पर ये दोनों लाइंस जो हमसे पहले ही बता दिया गया कि पैरेलल है, और आपसे पूछ रहा है कि ये जो k है ना यहाँ पर छोटू सा, इस k की वैल्यू कितनी होगी। अगला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड, 2x plus y equal to 24 and x minus 2y equal to 7। यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और कौन से मेथड सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में जहां पर आपसे बता दिया जाएगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, और सॉल्व करने के बोला जाएगा। तो देखो, एक मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन रख लिया है, एक एलिमिनेशन का भी रख लिया है, आप दोनों मेथड से सॉल्व करना सीख जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम बना करके दिया है कि जो डिफरेंस है दो नंबर्स का वो कितना है, 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और जो एक नंबर है ना वो दूसरे से 3 गुना ज्यादा है। अगर एक नंबर मान लो 10 है तो जो दूसरा नंबर होगा वो कितना होगा, 30 होगा, इस टाइप से बोल रहा है। तो फाइंड देम, यानी कि वो नंबर जो है वो पता कीजिए कौन कौन से होंगे। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। यानी कि हमारे पास जो 2 डिजिट का नंबर है, अगर उनके डिजिट्स को हम लोग सम करते हैं, उनके डिजिट्स को आपस में अगर प्लस करते हैं तो सम हमारा 8 निकल करके आता है। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर हम उस नंबर में क्या करते हैं, 18 को ऐड कर देते हैं, देन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो जो डिजिट होते हैं ना वो आगे पीछे हो जाएंगे। जैसे कि मान लो अगर 29 है तो वो 92 हो जाएगा, इस तरीके से आगे पीछे हो रहा है ना। वैसे मैं एग्जांपल बस दे रहा हूँ 29 92 का, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि 29 में मैं अगर 18 ऐड करूंगा तो वो 92 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो नंबर के बारे में हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है, उसमें ऐसे ही हो रहा है कि उसके जब डिजिट जो भी नंबर है उसमें जब 18 को ऐड किया जाता है तो उसके डिजिट जो है आगे पीछे हो जाते हैं, टेंस वाला वंस में, वंस वाला टेंस में चला जाता है। तो बताइए वो जो नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे। तो ये हमारे हो गए यहाँ पर कितने, टोटल 3 and 3 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
अगले आ जाते हैं 4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पास, और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे और इस टाइप से वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में आता है। जैसे कि वहां पर आपने डिजिट वाला क्वेश्चन देखा, नंबर वाला क्वेश्चन देखा, उसी तरीके से एज वाला क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में। एज का क्वेश्चन भी आपसे बनना चाहिए। अ फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, यानी कि जो फादर का एज है ना, वो उसके 2 बच्चों के एज को जब हम लोग सम करते हैं तो उससे भी 3 टाइम ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो एक बच्चे की उम्र 5 साल है, एक बच्चे की उम्र 6 साल है, तो 5 साल और 6 साल को सम कर दो, आपका हो जाएगा 11 ईयर्स, और उसके भी 3 टाइम्स कर दो, यानी कि 33 ईयर्स जो है वो फादर का एज है, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। मैं बस एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ बस कि हमसे कहा क्या है क्वेश्चन में, वहां पर 5 और 6 आंसर नहीं है ना, वो बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आगे क्या बोला गया है कि आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद जब आप जाओगे वहां पर दोबारा से, तो हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस, यानी कि 5 साल के बाद उनके बच्चों का जो एज होगा जब उसका हम सम करेंगे तो उसका केवल 2 टाइम्स रह जाएगा फादर का एज। पहले तो 3 टाइम्स था, लेकिन 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, वो 2 टाइम्स में आ जाएगा। तो बताइए जो प्रेजेंट एज है फादर का वो कितना है, पापा जी का प्रेजेंट एज निकाल दीजिए यहाँ से। इस क्वेश्चन में ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और इस टाइप से क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है आर एस अग्रवाल की बुक में। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे आर एस अग्रवाल के तो जरूर देख लेना, एक एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने वहां पर कराए हैं। तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन अ हाईवे, हमारे पास एक हाईवे में 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट का नाम ए है और एक यहाँ पर पॉइंट जो है वो हमारा बी है। अब क्या किया जा रहा है कि दे आर 70 किलोमीटर अपार्ट, यानी कि उनके बीच की जो दूरी है वो 70 किलोमीटर है। एन ऑटो स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर ऑटो स्टार्ट फ्रॉम बी सिमल्टेनियसली, यानी कि क्या होते हैं कि 2 ऑटो है, एक ऑटो ए पे खड़ा है, एक ऑटो बी पे खड़ा है, और दोनों एक साथ ही स्टार्ट किए जाते हैं चलाने के लिए। तो इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर उन दोनों को मैं आगे भेजूं, मान लो सेम डायरेक्शन में, उधर या इधर किधर भेज सकता हूं, मान लो मेरा मन है उधर भेजने का, तो जो ए में ऑटो खड़ा था उसको भी मैं आगे भेजूं और बी वाले ऑटो जो उसको भी आगे भेजूं, तो क्या होगा ना कि दे मीट इन 7 आवर्स, तो वो क्या होंगे एक समय के बाद जाकर के आगे मिल जाएंगे, क्योंकि ये वाला ऑटो जो है वो स्लो चलेगा और ये वाला थोड़ा सा तेज चलेगा। ये कॉमन सेंस की बात है, अगर दोनों आपस में मिल रहे हैं जबकि दोनों की दूरी थी बहुत ज्यादा, 70 किलोमीटर दूर था, उसके बाद भी दोनों जाकर के मिल जा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि ए वाला जो ऑटो था वो थोड़ा तेज चल रहा था, बी वाला थोड़ा सा स्लो चल रहा था, तभी तो आगे जाकर के मिल रहे हैं दोनों। ठीक है, तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब कितने देर में मिल रहे हैं, 7 घंटे में मिल रहे हैं। बट लेकिन इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि अगर दोनों को एक दूसरे की तरफ भेजा जाए, ए वाला को इधर और बी वाले को इधर लेकर के आया जाए, तो दोनों जा करके 1 घंटे में मिल जाएंगे। ठीक है, ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, वो एक ही घंटे में मिल जाएंगे। तो फाइंड हाउ फास्ट द स्पीड ऑफ 2 ऑटोस, तो बताइए कि उन दोनों ऑटोस का जो स्पीड है वो कितना है। ओके, खत्म ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगल का गार्डन, रेक्टेंगल शेप में गार्डन है हमारे पास, उसके पेरीमीटर का अगर हाफ किया जाए, whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। देखो ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन को घुमा करके एकदम पकड़ रहे कान को आपका। इसे बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके पेरीमीटर का जो आधा है ना, हाफ जो है वही 36 है। और उस गार्डन के बारे में बीच में कुछ चीजें बताई गई हैं, क्या बताई गई हैं कि whose length is 4 मीटर more than its width, यानी कि उसका जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है उसके विड्थ से। ठीक है, और ये जो है 36 मीटर, वो क्या है, हाफ ऑफ पेरीमीटर है। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, तो आपको डायमेंशंस यानी कि उसके जो लेंथ है और जो विड्थ है जिसको ब्रेड्थ भी बोलते हैं, ये दोनों फाइंड करने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है लास्ट में, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो भी मैंने आपको एकदम बहुत ही अच्छे से आर में समझाया हुआ है। बाकी अगर आप बोलोगे तो इनके भी मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, चिंता नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी एकदम टॉप करना है एग्जाम में। तो इसमें बोल रहे हैं रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी जो रितु है वो रो कर रही है, रो मतलब वही होता है वो चप्पू वगैरह चलाते हैं ना, देखो होगे नाव चलाते हैं एकदम मस्त स्पीड में ऐसे ऐसे करके, तो उसको रोइंग करना बोलते हैं। तो रितु जो है वो डाउन स्ट्रीम जब जा रही है तो वो 20 किलोमीटर कवर कर रही है 2 आवर्स में, एंड अप स्ट्रीम में वो क्या हो रहा है कि 4 किलोमीटर आ रही है 2 आवर्स में, यानी जब अप स्ट्रीम जाती है नदी के अपोजिट दिशा में जाती है तो वो क्या हो जा रहा है, उसका स्पीड कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो 4 किलोमीटर कवर कर पा रही है 2 घंटे में। तो फाइंड द हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो आपको ये बताना है कि स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी होगी, एंड द स्पीड ऑफ करंट, और करंट में उसकी स्पीड कितनी होगी। ये दो चीजें एग्जाम में पूछता ही है, और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। तो यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन हो गए हमारे चैप्टर नंबर 3 से। अब चलिए चैप्टर 4 के पास चलते हैं।
अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी में। इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और छोटे बड़े क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है ऑब्जेक्टिव वाला एमसीक्यू वाला, इसमें दिया हुआ है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0, इसकी डिग्री कितनी होगी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बस डिग्री पूछ लेगा और आपको फोकट में 1 नंबर देके चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 4 इक्वल टू 0 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसके रूट्स फाइंड करने हैं। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स, यानी कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। तो बताइए जो k का वैल्यू होगा ना, यहाँ पर बीच में जब k दिख रहा है इसका वैल्यू कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। आपको ऐसे 2 नंबर बताने हैं, जब उनको हम प्लस करते हैं तो 27 आता है और जब हम उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 182 आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आइए और देख लेते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ट्रेन वाला क्वेश्चन हो गया, प्लेन वाला क्वेश्चन हो गया, इस तरह से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में। ट्रेन वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। दोनों का कॉन्सेप्ट जो है ना वो सेम ही लगता है जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो ट्रेन है वो 360 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, लेकिन इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर और मोर, यानी कि अगर स्पीड को अपन क्या कर दें, एक सेकंड ना, 3 किलोमीटर एट हाँ ट्रेवल जो है 3 किलोमीटर 360 किलोमीटर की स्पीड से नहीं चल रहा था, सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। जो ट्रेन है वो ट्रेवल कर रहा है 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कोई भी उसका स्पीड होगा और उसको टोटल जो क्या बोलते हैं डिस्टेंस। तो देखो इस चैप्टर में जो है आपका स्पीड वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा मैंने करता है। स्पीड वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेन वाला भी ले लिया और एक प्लेन वाला भी ले लिया। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग एकदम ध्यान से करना, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लेकिन एक नया क्वेश्चन जरूर फंसेगा, देख लेना आप लोग गारंटी के साथ। जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक ट्रेन जो है वो ट्रेवल कर रहा है 360 किलोमीटर, यानी कि ट्रेन जो है 360 किलोमीटर जाना है उसको एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, और वो एक नॉर्मल स्पीड में जो भी उसके यूनिफॉर्म स्पीड उससे वो चल रहा है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर आवर मोर, अगर स्पीड को 5 घंटा जो है ना 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड को बढ़ा दिया जाता है, जैसे मान लो पहले 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था तो 55 अगर कर दिया जाता है, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो उसी जर्नी को कंप्लीट करने के जो ट्रेन है ना वो 1 घंटा कम समय लेगा। तो भैया ये तो इंडिया का ट्रेन हो नहीं सकता, ये गारंटी की बात है। इंडिया का ट्रेन 1 घंटा क्या 2 घंटा 3 घंटा लेट हो सकता है, 1 मिनट पहले कभी नहीं पहुंच सकता। तो यहाँ तो 1 घंटे पहले की बात कर रही है ना, तो किसी दूसरे देश का ट्रेन होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर इसका स्पीड जो बढ़ा दिया जाता है तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो उसको जो है समय जितना पहले लगता है ना उससे 1 घंटा कम समय लग रहा है। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो बताइए जो ट्रेन की स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो कितनी होगी। ओके, इज दैट क्लियर। क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। कहां पर के है भैया, तो यहाँ पर के है एक्स स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके क्या बोले जा रहे हैं, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी कि इसके भी रियल और इक्वल रूट्स हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में था और यहाँ पर भी उस टाइप से क्वेश्चन है। इसमें आपको के का वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, यानी कि 2 हमारे पास कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका जब हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो 306 आता है। बताइए जो इंटीजर्स हैं यानी कि जो नंबर्स हैं वो कितने होंगे। चलो पता करो कितने होंगे। ये जो है प्लेन वाला उसी टाइप से क्वेश्चन है, आज ध्यान से समझते हैं इसको भी। इसमें क्या कहा गया है कि अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल टाइम, यानी कि जो प्लेन है वो जितना भी उसका टाइम था, मान लो उस प्लेन का छूटने का जो टाइम था वो 10 बजे सुबह का था, तो वो 10:30 से वो निकला, वहां पर लेट हो गया उसको, ठीक है, उड़ने में। एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन जो कि है 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, लेकिन उसको क्या है कि यहां से जाना है यहां तक उड़ करके, और इसका जो डिस्टेंस है टोटल वो कितना है, तो 1500 किलोमीटर है। और वो ये नहीं चाहता है कि वहां वो लेट से पहुंचे, भले जितना बजे भी वो निकला, जैसे कि मान लो उसको जाना था वहां पर, पहुंचना कितने बजे था, मान लो इसको यहाँ पर 12 बजे पहुंचना था, निकलना था सुबह यहाँ पर से 10 बजे, लेकिन वो निकला कितने बजे है वो प्लेन वहां से, वो निकला है 10:30 में, है ना, बोला ना 30 मिनट लेट हो गया था। तो लेकिन चाहता है कि भैया मैं 12 बजे ही पहुंचू, लेट से मैं ना पहुंचू, तो वो क्या करेगा अपने स्पीड को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाई 100 किलोमीटर आवर।
वो अपनी स्पीड को 100 किलोमीटर घंटे की स्पीड से और ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे कि मान लो पहले अगर 500 था तो अब उसकी स्पीड जो है वो 600 हो गई, ऐसा कहा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, फ्रॉम द यूजुअल स्पीड, जो भी स्पीड था उससे 100 किलोमीटर आवर जो है वो अपना स्पीड बढ़ा देता है। तो फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, तो बताइए कि जो इसकी यूजुअल स्पीड थी, जो पहले वाली स्पीड थी, नॉर्मल स्पीड, जिस स्पीड से वो जाता, तो अगर 10 बजे निकलता तो 12 बजे अगर पहुंच जाता, ऐसा वाला जो नॉर्मल स्पीड था वो कितना था। अभी तो वो बढ़ा दिया 100 किलोमीटर आवर के हिसाब से, तो अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाता तो कितना रहता, उस नॉर्मल स्पीड को आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3, यानी कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो 10/3 है, तो बताइए नंबर कितना होगा। ये तो आपको इजी लगा होगा, इस क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा। अब आ जाइए मेरे फेवरेट वाले चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और इसमें देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, यानी कि जो थर्ड टर्म है एक एपी का और जो नाइन्थ टर्म है वो कितना है, 4 और -8 है, तो बताइए देन विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो इस एपी का, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, इस श्रृंखला का कौन सा जो टर्म होगा वो 0 होगा, ये आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर बताया ना कि जो थर्ड टर्म है वो 4 है और जो नाइन्थ टर्म है वो 8 है, तो इनके बीच में ही कोई नंबर आएगा जो कि 0 होगा, तो कौन से नंबर पे वो आएगा आपका 0, ये बताना है। अगला क्वेश्चन, द फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी जो है वो 7 है और 22nd टर्म जो है हमारा वो 149 है, यानी कॉमन डिफरेंस भी दे दिया है और 22 टर्म जो है हमारा 22nd टर्म जो है वो भी बता दिया है 149 है, और पूछ क्या रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। आपको शुरू के जो 22 टर्म्स है उसका सम बताना है, यहाँ पर सम वाला जो फॉर्मूला है वो इसमें लगेगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। ये क्वेश्चन एकदम गारंटी से मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर देते हैं टीचर्स, यानी कि बोर्ड में एग्जाम में जो होता है ना ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, जिसमें आपसे बोला जाएगा कि 3 के बताइए कितने मल्टीपल्स हैं, या 5 के कितने मल्टीपल्स हैं 0 से लेकर के 100 के बीच में, या 0 से लेकर के 200 के बीच में। और इस सॉल्यूशन में क्या बोल रहे हैं कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 के कितने मल्टीपल्स हैं जो 10 से लेकर के 250 के बीच में आएंगे। तो इसमें भी एपी वाला ही फॉर्मूला लगता है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है लाइव क्लासेस में। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 और लास्ट में है 253, यानी कि पीछे से अगर 250 की तरफ से पीछे से ऐसे अगर बढ़ोगे ना तो जो 20वें नंबर पे जो टर्म आएगा हमारा वो कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है इस वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x + 10 एंड 3x + 2 आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि ये जो आपके तीनों टर्म्स दिख रहे हैं ना ये क्या है, 3 कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार आने वाले टर्म्स हैं। आपको ये बताना है कि जो वैल्यू होगा x का, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है हर जगह x, उसका वैल्यू कितना होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे इस चैप्टर से, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं आइए उनको भी देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 20, यानी जो फिफ्थ टर्म है वो 20 है, एंड द सम ऑफ इट्स 7th and 11th टर्म, यानी कि 7th वाले टर्म को और 11th वाले टर्म को अगर मैं यहाँ पर सम करता हूं ना तो मेरा 64 निकल करके आता है। तो बताइए जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस यानी जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो डी होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, यानी जो सम है 4th टर्म का और 8th टर्म का वो कितना है 24 है, जैसे वहां पे देखो उसी टाइप से है। एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44, जो 6th और 10th टर्म है उसका भी सम बता दिया गया 44 होगा। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, तो बताइए एपी के जो शुरू के 3 टर्म्स होंगे वो कितने होंगे, जैसे वहां पर बनाओगे सेम उसी टाइप से यहाँ पर भी बनेगा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी कि एपी का जो पहला टर्म है वो 5 है, द लास्ट टर्म इज 45, जो लास्ट टर्म है वो 45 है, एंड द सम इज 400, और जो उनका सम है उस एपी का वो कितना है 400 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, तो बताइए कि उस एपी में टोटल कितने टर्म्स होंगे, 5 से लेकर के 45 के बीच में कितने टर्म्स होंगे, आपको सम भी बता दिया गया यहाँ पर उन सभी नंबर्स का। ठीक है, और हमसे दो चीज पूछ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस भी पूछ रहा है, यानी कि डी की वैल्यू भी पूछ रही है तो वो भी निकल जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21 एंड 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, यानी कि ये जो एपी आपको दिख रहा है इसमें हम कितने टर्म्स का यूज करें आगे जाकर के और कितने नंबर्स का हम यूज करें ताकि जो है हमारा सम जो है ना उस एपी का वो कितना बन जाए, तो वो 78 बन जाए। ठीक है, अभी आप लोग अगर ऐड करोगे तो देखो 24, 20 और 18 को ऐड करोगे तो हमारा 74 नहीं बन रहा है, हमको इसमें कुछ और नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि हम लोग टोटल कितने यहाँ पर टर्म्स का यूज करें, ये तो 3 टर्म्स ऐसे हो गए,
4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म्स, कितने टर्म्स का हम यूज करें। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6, यानी कि फिर से यहाँ पर दे दिया गया है सम, जैसे इन क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि जो एपी है उसका थर्ड टर्म का और सेवंथ टर्म का जो सम है ना वो 6 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और उनका जब प्रोडक्ट किया जा रहा है तो वो 8 निकल करके आ रहा है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी, तो आपको शुरू के 16 टर्म्स का यहाँ पर सम बताना है, इस वाले क्वेश्चन में ये कहा गया है। तो ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर से। अब चलते हैं अगले चैप्टर ट्रायंगल के पास। सो ट्रायंगल चैप्टर से जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। इसमें से बोला जा रहा है कि ट्रायंगल एबीसी इज सच दैट, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें हमारे पास एबी है 3 सेंटीमीटर का, बीसी है 2 सेंटीमीटर का, और जो साइड सीए है वो है 2.5 सेंटीमीटर का। अब बोल रहा है कि अगर हमारा एक और ट्रायंगल आ जाए डीईएफ जो कि सिमिलर हो ट्रायंगल एबीसी के, और जो उसमें है एफ ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ डीईएफ। तो बताइए जो डीईएफ है ना उसका पेरीमीटर कितना होगा, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल डीईएफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल आरपीक्यू, इज इट ट्रू टू से दैट एंगल डी इज इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल एफ इक्वल टू एंगल पी वाई। यानी कि आपसे ये बोल रहा है कि ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो क्या ये सत्य है, क्या ये ट्रू है कि हमारा जो एंगल डी होगा वो आर के बराबर होगा और एंगल एफ जो है वो पी के बराबर होगा, और जो भी आपका रीजन है ट्रू वाला या फॉल्स वाला आपको वो भी वहां पर एक्सप्लेन करना है, वह यहाँ पर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, उसके पी क्यू साइड में ए है और पी आर साइड में बी है। हमसे बोला जा रहा है कि जो पी क्यू है वो 12.5 सेंटीमीटर का है, पी ए जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, बी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, पीबी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। तो अब ये बताइए कि क्या हमारा एबी जो साइड है वो पैरेलल होगा क्यूआर के, अगर होता है तो, और अगर नहीं होता तो भी आपको अपना रीजन देना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसका फिगर बनाना पड़ेगा, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज दिमाग में आप करते रह जाओगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सो डायग्राम जरूर बनाइएगा इस टाइप से क्वेश्चंस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, ट्रायंगल ABC is such that AB equal to 5 सेंटीमीटर, BC equal to 2 सेंटीमीटर एंड CA equal to 4 सेंटीमीटर। फिर से उसी टाइप से क्वेश्चन है कि ट्रायंगल है जिसमें हमें तीनों साइड्स दे दिए गए हैं और वही बोल रहा है कि DF और ABC जो मेरे को लगता है रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन लगता है। हाँ वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आगे पीछे है। वहां पर भी पेरीमीटर पूछा था, यहाँ भी पेरीमीटर पूछा, बस नंबर चेंज है, यहाँ पर AB 3 दिया हुआ था और यहाँ पर 5 हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए हो सकता है दो बार रिपीट हो गया हो, आप लोग इसको देख लीजिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या है, ये प्रूव वाला क्वेश्चन है। प्रूव वाले क्वेश्चन में बच्चे लोग ज्यादा गड़बड़ाते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी कि आपको यहाँ पर एक्चुअली वो जो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी वाला थ्योरम होता है ना वो पूछ रहा है कि अगर एक ट्रायंगल है उसमें आप एक लाइन बनाते हो जो इस साइड के पैरेलल हो, तो क्या ये हमारे पास ये जो साइड दूसरे वाले जो साइड है ना जहां पर ये इंटरसेक्ट हुआ है ये लाइन, तो ये क्या करेगा, इनको सेम रेशियो में क्या यहाँ पर ये डिवाइड करेगा। इस चीज को आपको प्रूव करना है जिसको हम लोग थियल्स थ्योरम बोलते हैं या बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको देखते हैं। डायग्राम वाले क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा आता है ट्रायंगल से। जैसे कि आप देखोगे उस फिगर में OB is the perpendicular bisector of the line segment DE। ये जो लाइन सेगमेंट DE है इसके ऊपर OB जो है ना एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब बोल रहा है कि FA जो है वो परपेंडिकुलर है हमारे OB के ऊपर, ये देखो FA नाम की एक लाइन जो है वो OB के ऊपर आ जा रहा है, एंड FE इंटरसेक्ट OB एट द पॉइंट C। जो हमारा FE है ये जो लाइन है ये OB लाइन के ऊपर ही आ रहा है पॉइंट C के पास। तो ये प्रूफ करना है कि 1 डिवाइड बाई OA प्लस 1 डिवाइड बाई OB जो होगा ना वो इक्वल होगा 2 डिवाइड बाई OC के, ठीक है। इसमें मिटा देता हूं ताकि जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊं तो आपको जो डायग्राम है वो क्लियरली दिखे, दिक्कत ना हो डायग्राम देखने में। अगला क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC और DEF आर सिमिलर। दो ट्रायंगल देखो यहाँ पर फिर से ABC और DEF आपस में सिमिलर कर दिए गए। देयर साइड्स आर ऑफ लेंथ इन सेंटीमीटर, जो इनके साइड्स है ना वो सेंटीमीटर में दिए हुए हैं लेकिन एक्चुअल में नंबर नहीं दिया हुआ है, वेरिएबल के साथ दिया हुआ है, जैसे 2x + 2 दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, 2x - 1 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा भी है AB जो इतना है, BC इतना है, AC इतना है। दूसरे वाले में हमें DF का, DE का और FE का तीनों का दिया हुआ है, यानी कि इसके भी तीनों साइड दे दिए गए और इसके भी तीनों साइड दे दिए गए और ये बता दिया गया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो आपको क्या करना है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ईच ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के जो साइड है उनका जो एक्चुअल लेंथ है, न्यूमेरिकल में जो हम लोग बोलते हैं वो लेंथ आपको निकालना है। यहाँ पर वेरिएबल वाला इक्वेशन तो यही दिया है 3x 2x करके, तो एक्चुअल जो लेंथ है वो आपको इसमें से निकालना रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है इसके इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको इस डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा। इसमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर है,
ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर और बीपी 15 सेंटीमीटर है। हमें दो साइड्स दे दिए गए, साथ ही साथ एपी जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एपी कौन सा, ये वाला साइड, ये 12 सेंटीमीटर का है। सीपी 4 सेंटीमीटर का है, सीपी यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ पीडी एंड सीडी। आपको ये जो पीडी है ना ये वाला साइड और सीडी ये वाला साइड, ये आपको फाइंड करना है इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन अ ट्रायंगल एबीसी D एंड E लाई ऑन द साइड AB एंड AC, यानी कि एक ट्रायंगल है, उसी के साइड AB में एक पॉइंट D आ रहा है और जो साइड AC है उसमें पॉइंट E आ रहा है, और वो इस तरीके से आ रहे हैं, ये जो DE है वो पैरेलल है BC के, यानी D से अगर E को मिला दो तो उसमें जो लाइन बनेगा वो BC के पैरेलल हो जाएगा। अब हमसे कुछ साइड दिया हुआ है, जैसे कि AD दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, AB दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, AE दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AC। तो बताइए AC की लेंथ कितना होगा। तो यहाँ पर वही चीज है, हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी वाला थ्योरम लग जाएगा और ये क्वेश्चन क्लियरली सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, तो D इज अ पॉइंट ऑन द साइड QR ऑफ ए ट्रायंगल PQR। जो D है वो क्या है, D एक पॉइंट है ऑन द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR है, उसमें जो QR मेरा साइड होगा, जैसे मान लो ये PQR है तो इसमें ये Q और ये R मेरा साइड हो गया, तो इसमें कहीं पर एक पॉइंट D है हमारे पास, यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट D है, और वो इस तरीके से है कि जो PD है वो परपेंडिकुलर है QR के ऊपर। तो क्या हमारा जो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल जो वहां पर बनेंगे PQR और RPD, क्या वो सिमिलर होंगे, अगर होंगे तो क्यों होंगे, अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस ट्रायंगल वाले चैप्टर के। सो जो हमारा चैप्टर 7 है ये भी आपके लिए नया है, क्योंकि अभी तक आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, इस टाइप से क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है ये बताता हूँ आपको मैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस साल के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x का वैल्यू पता करना है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन x7 एंड -1 एंड 5, यानी कि दो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इनके बीच की जो दूरी है, दो पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है वो 13 यूनिट्स है, और यहाँ पर ये जो x है ना, आपको इसका ही वैल्यू पता करना है, ये कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, आपको एक ट्रायंगल बना करके उसका पेरीमीटर फाइंड करना है, और उस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं वो 0, 4, 0, 0 एंड 3, 0, यानी कुछ इस तरीके से हमारा ट्रायंगल बनेगा जहां पर ये बने, तो इस तरीके से ट्रायंगल इसका पेरीमीटर निकालना है। तो आपको कैसे पता चलेगा, उसके आप साइड पता कर लोगे, जब आप ट्रायंगल बनाओगे ना, जब उसको अपलोड करोगे कॉपी में या कहीं पर भी बना करके, तब आपको पता चलेगा कि उसके साइड्स का लेंथ कितना है, और फिर आप आराम से बता सकते हो कि उसका पेरीमीटर कितना होगा। प्रूव दैट द पॉइंट 7, 10, -2, 5 एंड 3, -4 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल राइट ट्रायंगल। आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि ये जो तीन कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं वो एक आइसोस्केल और राइट ट्रायंगल के, आइसोस्केल मतलब कि उसके दो साइड इक्वल भी होंगे और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बनेगा, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो कैसे करना पड़ता है पता है ना, आपको यहाँ पाइथागोरस थ्योरम को जो अप्लाई करना पड़ेगा, साइड्स तो आपकी इक्वल आ ही जाएंगे, डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या करना है, वहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके उसको प्रूव कर देना। ठीक है, अगला, find a relation between x and y such that the point P xy is equidistant from the point A to 5, ठीक है, एंड B -3, 7, यानी कि दो पॉइंट A और B के बीच में ये जो P है वो क्या है, दोनों से इक्विडिस्टेंस है, और आपको यही जो x y है ना, इसका ही रिलेशन बताना है, फाइंड a relation between x and y। अगला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है ये ट्रू और फॉल्स है, एंड जस्टिफाई योर आंसर, आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, ये भी बताना है कि अगर हमने ट्रू बोला है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स बोला है तो क्यों फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है कि पॉइंट्स P इज वन ऑफ द टू पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B, यानी कि जब हम लोग A और B को ज्वाइन करेंगे, A से लेकर के B तक अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो उसको हम लोग ट्राइसेक्ट करेंगे, ट्राइसेक्ट मतलब तीन बराबर पार्ट में डिवाइड करना, जैसे मान लो यहाँ A था, यहाँ पर B था, तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ना वो बराबर होगी। तो ये जो हमारा पॉइंट P है वो उन्हीं ट्राइसेक्शंस वाले पॉइंट में, जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इन दोनों में से ही कोई एक पॉइंट है हमारा पॉइंट P, ऐसा हमसे बोला जा रहा है प्रूव करने के लिए, यानी कि देखने के लिए क्या ये सही है या गलत है, तो चेक करना पड़ेगा सॉल्व करके इसको भी। आगे बढ़ते हैं और 5 क्वेश्चन देखते हैं जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पॉइंट्स A, B एंड C एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि आपको ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं, यानी जो कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं वो क्या है, एक स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जब आप इसके बीच का डिस्टेंस निकालोगे ना तब पता चल पाएगा कि वो स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं या नहीं है। वैसे तो प्रूव करने के लिए यानी कि स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स होंगे, आपको केवल डिस्टेंस निकालना है पॉइंट्स के बीच का। अगला क्वेश्चन है कि इफ A, B एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये तीनों अगर जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, पहले से दे दिया गया है, और ये भी बता दिया गया है कि राइट एंगल कहां पर बन रहा है, A पर राइट एंगल बन रहा है।
तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये क्वेश्चन ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, इसलिए मैंने इस टाइप से 2 क्वेश्चन लिया हुआ है, एक यहाँ पर लिया है और एक यहाँ पर भी लिया है। इसमें सेम ही क्वेश्चन है कि अगर हमारे ए बी और सी जो है ना ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, और इस बार राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है, एंगल बी पर बन रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो आप बताइए कि ये जो टी है हमारा ना इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग जरूर करके ही जाना, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the point A and B, also find the coordinates of the point of the division। यानी कि आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, रेशियो बताने के लिए बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन इच y एक्सिस, जो y एक्सिस से डिवाइड होगा ना, इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, एक y एक्सिस वाला भी आता है और एक x एक्सिस वाला भी आता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना कि फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B, यानी A और B को जब हम लोग डिवाइड लाइन बनाएंगे तो जैसे कि देखो इस तरह से बनता है, इसमें ये मेरा y एक्सिस रहेगा, ऐसे ये डिवाइड होगा, यहाँ पर मान लो हमारा ए आएगा, यहाँ पर बी आएगा, तो उसके बाद फिर आपको ये बताना है कि वो उसका जो रेशियो है इधर का और इधर का जो रेशियो है वो कितना है। एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, साथ ही साथ आपको जहां पर वो डिवीजन हो रहे हैं ना, जहां पर वो कट हो रहे हैं, उसके भी आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी आर द पॉइंट्स 2 1 p माइनस 1 एंड माइनस 1 3 आर कॉलिनियर, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स जो होंगे वो कॉलिनियर होंगे, एक सीधी लाइन पे आने वाले पॉइंट्स होंगे, और आपको यही बताना है कि जो p है यहाँ पर बीच में आया हुआ, इस p की वैल्यू कितनी है। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अब आ जाते हैं बच्चों के सबसे फेवरेट चैप्टर नंबर 8 में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा बच्चे या तो मजा करते हैं या तो सजा भुगतते हैं। देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 10a माइनस 10b का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस 10a 10b का स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर बी। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, फिर से प्रूव करने के लिए कि कॉसेक थीटा, यहाँ पर डबल एस हो गया, एक एस को काट दो, कॉसेक में डबल एस नहीं होता है, कॉसेक थीटा डिवाइड बाई कॉसेक थीटा माइनस 1 एक प्लस में कॉसेक थीटा डिवाइड बाई में कॉसेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको इस क्वेश्चन में भी प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा, प्रूव कीजने के लिए कि साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर उसमें अगर ऐड करें हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, तो ये इक्वल होगा 2 कॉसेक थीटा के। देखो जब ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ ना, तो जरूरी नहीं कि जो टीचर ने आपके मेथड बताया था उसी मेथड से करो। एग्जाम में कई बार हम लोग भूल जाते हैं चीजों को, तो आप क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को बस इक्वल लाने की कोशिश करना। अगर आप लेफ्ट से पूरा पूरा राइट नहीं पहुंच पा रहे हो, आपने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया आधा में पहुंचे, तो राइट को भी काम करो, राइट को भी सॉल्व करके आधा में पहुंच जाओ, और दोनों के जो वैल्यूज है उसको इक्वल कर दो, तो भी हमारा एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाएगा ना, तो वो प्रूफ कहलाता है। एग्जाम में मैंने भी ऐसे ही किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 4 tan थीटा इक्वल टू अगर 3 हो, देन एवेल्युएट, आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई में 4 sin थीटा और प्लस में कॉस थीटा का। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये हमारा क्या सकते हो कि एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है और बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इफ सेक थीटा माइनस में tan थीटा इक्वल टू 1 बाई में 3, सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू इतना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो बताइए सेक थीटा और प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना होगा। और इसके इस टाइप से जो क्वेश्चन है ना, वो दूसरे भी करके आता है, जैसे कि हमारा साइन का कॉस का करके आ जाएगा, tan का कॉट का करके आ जाएगा, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए। अच्छा बच्चा, अगला क्वेश्चन देखें और क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। सो अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं फिर से प्रूव करने के लिए tan थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइड बाई में हमारे पास sin थीटा मल्टीप्लाई में कॉट थीटा है, इक्वल होगा ये tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। 7th नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, इसमें बोला जा रहा है कि sin a प्लस में cosec a का अगर हम लोग स्क्वायर करें, और फिर उसी तरीके से cos a प्लस sec a का अगर होल स्क्वायर करें, तो ये जो होगा इसके बराबर होगा 7 tan स्क्वायर a और प्लस में cot स्क्वायर a के बराबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू b cos a sin a, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक x का वैल्यू है, और y इक्वल टू a cos a b sin a है, तो ये प्रूव कीजिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। चलो तो अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है, इफ cos थीटा प्लस में sin थीटा इक्वल में √2 cos थीटा, देन सो दैट, यहाँ पर ये फालतू में थीटा बना हुआ है, देन सो दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर tan a इक्वल टू, अच्छा इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं ना, ध्यान रखना, वैसे m और n वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर tan a जो है वो इक्वल है n tan b का, और sin a जो है वो इक्वल है m sin b का, तो सो कीजिए cos स्क्वायर a जो होगा वो m स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड में n स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन थे आपके हमारे ट्रिग्नोमेट्री के पहले पार्ट से। इसका दूसरा एक पार्ट है, आइए उससे सॉल्व करते हैं, यानी कि उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं।
सो जो पार्ट 2 है हमारे ट्रिग्नोमेट्री का, वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर आपको बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड, एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड, और उनको ही आपको सॉल्व करना रहेगा। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 हाई टावर इज 30 डिग्री। यानी कि बड़े से बिल्डिंग से, टावर से जब हम लोग ये कार को देखते हैं तो जो नीचे में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है हमारा ना, वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर इन मीटर्स, यानी कि जो हमारा टावर है और जो कार है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन है टू शिप्स आर देयर इन द सी ऑन आइदर साइड ऑफ ए लाइट हाउस इन सच अ वे, यानी कि दो शिप्स हैं अलग अलग, शिप मतलब जहाज, एक लाइट हाउस के अलग अलग साइड पे, आइदर साइड अलग अलग साइड पे, सच अ वे दैट द शिप एंड द लाइट हाउस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और वो एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन पे, यहाँ पर लाइट हाउस है, यहाँ पर एक शिप है, यहाँ पर दूसरा शिप है। The angle of depression of two ships are क्या गया, the angle of depression of two ships as observed from the top of the lighthouse are 60 डिग्री and 45 डिग्री, यानी कि लाइट हाउस के ऊपर से जब इधर वाले शिप को हम लोग देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, और इधर वाले शिप को जब हम लोग देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है ऊपर से वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो पूछ क्या रहा है, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 200 मीटर, यानी कि जो लाइट हाउस की हाइट है वो 200 मीटर है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो बताइए जो दोनों शिप है उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो इसमें डायरेक्ट नहीं निकलता है, एक शिप से टावर का और उससे दूसरे वाले शिप से टावर का जब आप दूरी निकालोगे ना, तो फिर दोनों का जो डिस्टेंस है ऐड करके निकल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या भैया, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर, एक वर्टिकल टावर के टॉप से द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन, जैसे यहाँ पर था वैसे सेम स्ट्रेट लाइन पे दो कार्स हैं, विथ द बेस ऑफ द टावर एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, जैसे वहां पर था वैसे यहाँ पर भी एंगल उतनी ही का बना हुआ है। इफ द कार्स आर 100 मीटर अपार्ट एंड आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, यानी जो कार्स हैं वो क्या है, दोनों 100 मीटर की दूरी पर है और दोनों एक ही साइड पे है। पिछले वाले में तो आइदर साइड ही नहीं, अलग अलग साइड पे थे टावर के, लाइट हाउस के। इस बार दोनों जो कार हैं एक ही साइड पे है और दोनों की जो दूरी है वो 100 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो बताइए जो टावर की हाइट होगी ना वो कितनी होगी। ये भी क्वेश्चन सिमिलर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही बनेगा, बस थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ ए रोड, यानी कि दो पोल्स हैं, दोनों की जो हाइट है वो इक्वल है। जैसे एक पोल है, दूसरा एक और पोल यहाँ पर रहेगा, दोनों रोड के अलग अलग साइड में है और दोनों की जो हाइट है वो इक्वल है। आगे क्या बोल रहे हैं, विच इज 80 मीटर वाइड, और वो जो रोड है उसकी विड्थनेस जो है ना, दूरी जो है वो 80 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, यानी कि उन दोनों के बीच में कहीं पर एक पॉइंट ले लो, वहां से जब आप क्या करोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओगे ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, तो वो एक बनेगा 60 डिग्री का और एक बनेगा 30 डिग्री का। यानी कि उन दोनों का जहां जहां पर वो पोल्स है, 80 मीटर का रोड है, कहीं पर भी बीचों बीच में, सेंटर में नहीं ना, कहीं पे भी आगे पीछे आप जब लाइन एक पॉइंट लोगे तो एक टावर पे 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और दूसरे टावर के टॉप को देखोगे तो 30 डिग्री का बनेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। तो पूछ रहे हमसे क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी कि हाइट बताना है आपको पोल्स का, और साथ ही साथ जिस पॉइंट से उनका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं ना, उस पॉइंट से उनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से बना लोगे, बस बेसिक आपको पता होना चाहिए आपके यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि क्या हो रहा है कि दो एरोप्लेन्स हैं, कितने हाइट पर उड़ रहे हैं, तो 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं ग्राउंड से, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग नीचे से एक पॉइंट से उनका जो एंगल बनते हुए देखते हैं ना नीचे से, तो कितना बन रहा है, तो 60 डिग्री का बन रहा है और दूसरा जो एरोप्लेन है वो 45 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। तो फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंट, तो उसी टाइम पर उन दोनों एरोप्लेन के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये आपसे यहाँ पर पूछी गई है। अगला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई क्लिफ, यानी कि एक 100 मीटर का हाई क्लिफ है, हाई क्लिफ मतलब बहुत लंबे लंबे जो बिल्डिंग्स होते हैं ना उसको कहा जाता है, बहुत ऊंचे बिल्डिंग्स होते हैं। तो 100 मीटर का है मान लो, तो बहुत कम ही दिया एक्चुअल में, तो यहाँ पर वहां से जब हम लोग देखते हैं टावर के टॉप को और बॉटम को, तो हमारा 30 डिग्री का और 60 डिग्री का जो एंगल है वो बनता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो बताइए जो हाइट था टावर का वो कितना था, है ना, समझ में आ रहा कैसे क्वेश्चन है। ऊपर में यहाँ पर हमारा हाई क्लिफ है, यहाँ पर टावर है, यहाँ से ऊपर देख रहे हैं और यहीं से हम लोग नीचे भी देख रहे हैं इस टावर के, तो हमारा एंगल जो है बन रहा है और हमको वही बताना है कि जो हाइट होगा टावर का, ये टावर का हाइट कितना है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, दो एंगल्स हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन भी बन रहा है और डिप्रेशन भी बन रहा है, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ ए
बिल्डिंग 60 मीटर हाई आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक लाइट हाउस से जब हम लोग ऊपर में देखते हैं और नीचे में देखते हैं तो हमारा जो टॉप में और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और बॉटम में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितने कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का और 60 डिग्री का बन रहा है। और जो बिल्डिंग है वो कितने मीटर का है, तो वो 60 मीटर का है। आपको दो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस, जो लाइट हाउस है उसकी हाइट बताइए, और डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग, और जो बिल्डिंग और लाइट हाउस के बीच की दूरी है वो कितनी होगी ये भी बताइए। दो क्वेश्चन और हैं यहाँ पर, 2 से 3 क्वेश्चन, हाँ 2 ही क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है चैप्टर के, इसलिए इनको भी मैंने इंक्लूड किया है। चलो इनको भी देख लो ध्यान से। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ ए माउंटेन, एक माउंटेन की हाइट पता करनी है, इफ द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप एट एन अननोन डिस्टेंस फ्रॉम द बेस इज 60 डिग्री। यानी कि एक माउंटेन है कहीं पर, तो आप दूर में खड़े होकर के जब उसके टॉप को देख रहे हो तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना वो 60 डिग्री का बन रहा है, and at a distance of 10 km further off from the mountain along the same line the angle of elevation is 30 डिग्री। यानी कि अब क्या हुआ कि मान लो कि यहाँ पर माउंटेन था, यहाँ पर से आप देख रहे थे, ये आपका बन गया 30 डिग्री का, सॉरी 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बना। कितना डिग्री का बना, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना। अब बोल रहे हैं कि जब आप इससे 10 किलोमीटर और आगे बढ़ जाओ, यानी कि जैसे कि अगर हम लोग दूर जाते जाएंगे तो हमारा एंगल क्या होगा और छोटा कम होते जाता है। जैसे देखो कोई भी पॉइंट है, ठीक है, ऐसे मैं लाइन बनाता हूँ, इसको समझना ध्यान से ना, थोड़ा सा समझा देता हूँ, ज्यादा इसको डिटेल नहीं करेंगे, आगे क्वेश्चन हम लोग को बहुत सारे करने हैं समझने हैं। तो यहाँ से जब आप एंगल बनाओगे तो ये एंगल मान लो अगर हमारा 60 डिग्री का बना है, और फिर आप सेम लाइन पर और दूर से जब एंगल बनाओगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये 60 डिग्री अगर बना है तो यहाँ पर जो एंगल होगा मेरे दूरी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें भी बोल रहा है कि इसी लाइन पे जब आप 10 किलोमीटर और आगे जाते हो और फिर जब एंगल बनाते हो ना तो ये एंगल क्या होगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है। आपको बता क्या रहे, पूछ क्या रहा है, तो इस माउंटेन की हाइट पूछ रही है, बताइए हाइट जो होगा माउंटेन का वो कितना होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम बैलून वर्टिकली अबव द स्ट्रेट रोड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स एट अ इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि एक बैलून से जो कि एकदम सीधा ऊपर में उड़ रहा है कि स्ट्रेट रोड के, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बनाते हैं हम लोग नीचे की तरफ जो कि कार के ऊपर बन रहा है, तो कार के ऊपर कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का और 45 डिग्री का बन रहा है। और जो कार्स है ना वो कितने दूरी पर है, तो इधर कार्स आर 80 मीटर अपार्ट, जो कार्स हैं वो दोनों एक दूसरे से 80 मीटर की दूरी पर है। तो बताइए जो हाइट होगा बैलून का, जमीन से ऊपर उड़ रहा है बैलून ना, तो उस बैलून की हाइट कितनी है ये हमसे पूछा गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। चलिए अगले जो हमारा चैप्टर है उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सर्कल, और दो चैप्टर हमारे पास साथ ही में है, एक सर्कल है और दूसरा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। तो दोनों का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने मिक्सअप करके यहाँ पर ले आया है, 15 से 20 क्वेश्चन। आइए इनको भी देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इन दोनों चैप्टर से मिला करके। सो पहला क्वेश्चन है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई। बेसिक सा क्वेश्चन है कि सर्कमफ्रेंस को अगर 4 पाई से 8 पाई कर दिया जाता है तो उसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा। क्या एरिया हमारा हाफ हो जाएगा या 2 टाइम्स हो जाएगा या 4 टाइम्स हो जाएगा या फिर डज नॉट चेंज, चेंज ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एमसीक्यू वाला है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, दो पैरेलल टेंजेंट, टेंजेंट मतलब जानते हो ना सर्कल को जो टच करके, जानते ही हो गया यार, उसी सी बात है, क्लास 10th में हो, बोर्ड एग्जाम का टाइम आ गया, टेंजेंट कौन नहीं जानता होगा। तो टेंजेंट हमारे पास है, दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हैं टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो इनके बीच जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, एक सर्कल के टेंजेंट है, दोनों पैरेलल टेंजेंट हैं, सर्कल का रेडियस दे दिया 5 सेंटीमीटर और टेंजेंट्स के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो हमसे पूछी जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि इफ एंगल बिटवीन टू रेडी ऑफ अ सर्कल इज 30 डिग्री, यानी कि दो रेडियस हमने बनाए है ना सर्कल के, वो कितना बना, उनका जो एंगल बना वो 130 डिग्री का बना। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द रेडी, तो बताइए जो एंगल बनेगा टेंजेंट और रेडियस के एंड में वो कितने डिग्री का बनेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टच अ सर्कल, यानी कि एक पैरेललोग्राम के जो साइड्स हैं वो सभी सर्कल को टच कर रहे हैं, देन प्रूव दैट पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, यानी कि वो जो पैरेललोग्राम है वो क्या होगा, एक रोम्बस होगा, तभी ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होगा, ऐसा हमें प्रूव करने को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यानी कि दोनों का जो सेंटर है वो सेम है, एक सर्कल बड़ा है एक सर्कल छोटा है। हमसे बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल, यानी कि आपको लार्जर वाले सर्कल का उस कॉर्ड के बारे में बताना है, उसका लेंथ बताना है जो स्मॉलर वाले सर्कल को क्या करेगा, टच करेगा। कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है, जल्दी समझा देता हूँ। ये ऐसे बनता है, ऐसे छोटा सर्कल बनता है, दोनों का सेंटर ये रहता है, यहाँ पर आप लोग एक कॉर्ड बनाओ जो क्या करेगा, इसको टच करते हुए निकलेगा। बस इसी कॉर्ड का आपको लेंथ पूछा जा रहा है, कितना डिग्री होगा, डिग्री बोलो सॉरी, कितना मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर में दिया है ना यहाँ पर नंबर, तो लेंथ भी सेंटीमीटर में होगा।
आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी कि अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। यानी कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर में सर्कल बना हुआ है, तो वो क्या करेगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएगा सेंटर ऑफ सर्कल पर, ठीक है, उसके जो साइड्स होंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, PQ एंड PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। PQ क्या है, एक सर्कल का कॉर्ड है जिसका लेंथ 8 सेंटीमीटर है, जिसकी रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, जो कॉर्ड है उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T, और उनसे एक टेंजेंट गुजर रहा है ना, P और Q से, जो कि इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट T पर जाकर के। तो बताइए जो TP होगा ना उसका लेंथ कितना होगा, डायग्राम बनाओगे तभी समझ में आएगा इसमें भी। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ सर्कल टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब में डायग्राम बनेगा तभी क्लियर हो पाएगा अच्छे से। बाकी क्वेश्चन में यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप बोलोगे सॉल्व करने के लिए तो सॉल्व वाली जो वीडियो रहेगा वो हम लोग आगे बनाएंगे। बस इसके लिए एक ही कंडीशन है कि दबा के आप लोग शेयर कीजिए, दबा करके आप लोग लाइक वाइक ठोके, जैसे वो धासु सर बोलते हैं ना, बस उसी तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ ए सर्कल टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस। Next question, a quadrilateral ABCD is drawn to a circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, the radius of the line, the radius of the in circle of a triangle is 4 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल के अंदर हमारा सर्कल बना हुआ है जिसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, and the segment into which one side is divided by the point of contact are 6 सेंटीमीटर and 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डिटरमाइन द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो जो दो साइड बचे हुए हैं आपको उसका बताना है लेंथ कितना होगा। ठीक, और कुछ क्वेश्चन हैं भाई, क्योंकि दो चैप्टर्स थे ना हमारे साथ में, तो कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, इनको भी ध्यान से समझ लीजिए। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ठीक है, इस लाइन के क्या होगा, वो लाइन सप्लीमेंट्री होगा। अगला क्वेश्चन है, टू टेंजेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझो। टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉ टू अ सर्कल। दो टेंजेंट हमारे पास है, एक TP है और दूसरा टेंजेंट का नाम TQ है। वो एक सर्कल के लिए बनाए गए हैं जिसका सेंटर O था, फ्रॉम एंड एक्सटर्नल पॉइंट T, जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से T से ही बने हुए, TP और TQ दोनों सेम पॉइंट से बने हुए हैं। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो PTQ होगा वो इक्वल होगा टू एंगल OPQ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर गिवन, यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें XY एंड YX, सॉरी दो लाइन, X यहाँ पे डैश होता, XY जो ये वाला ऊपर वाला है और नीचे वाला जो है ये हमारा X डैश और Y डैश हो जाएगा। आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ये देखो दो टेंजेंट्स हैं और ये दोनों के आपस में पैरेलल भी हैं, टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB। और दूसरा जो टेंजेंट है उसमें क्या है, एक AB भी टेंजेंट है। देखो ये AB नाम का टेंजेंट है जो सर्कल को यहाँ पर पॉइंट C पर टच करके भाग जा रहा है। कॉन्टेक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एट A, यानी कि ये जो है XY पर A पर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और X डैश Y पर, ये होगा X डैश Y डैश पर, यहाँ पर कहां पर टच कर रहा है, तो B पर टच कर रहा है। प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है कि जो एंगल AOB होगा, ये जो एंगल आपका बना हुआ है ना, ये वाला एंगल AOB, ये कितने डिग्री का बना हुआ है, ये 90 डिग्री का बना हुआ है, ऐसा अपने को प्रूव करना है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से। टू टेंजेंट्स PQ एंड PR आर ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल विद सेंटर O, यानी कि PQ और PR जो है दो टेंजेंट्स हैं जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से बने हुए हैं, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से होगा क्योंकि ये भी PQ और ये PR है। अब हमसे बोल रहे हैं कि प्रूव कीजिए कि जो आपका QORP होगा ना, जो एक क्वाड्रिलेटर बनेगा वो कैसा होगा, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर केवल कि आपको अपोजिट साइड से सप्लीमेंट्री करना रहेगा और ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये दोनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए। आइए कुछ चैप्टर्स और बचे हुए हैं उनको भी हम ध्यान से समझ लेते हैं कि उनको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं, आपको किन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और कैसे क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करनी है। जो अगला चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इससे सबसे ज्यादा बच्चे आसानी से नंबर उठा पाते हैं क्योंकि इसमें बस केवल फॉर्मूला लगाना रहता है और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फॉर्मूला याद कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, इस चैप्टर से मैक्सिमम नंबर आते हैं। मैंने खुद इस चैप्टर से सबसे ज्यादा नंबर स्कोर किए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखे हैं, 10 से ज्यादा मैंने क्वेश्चन ले लिए ताकि आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो देखो यार यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कि द सरफेस एरिया ऑफ ए सर्कल, सॉरी सर्कल हो रहा है यार, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 216 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम। तो बताइए जो उसका वॉल्यूम होगा कितना होगा। सरफेस एरिया दे दिया गया है, वॉल्यूम पूछ रहा है और किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो क्यूब के बारे में बात किया जा रहा है। इसकी साइड निकालिए, एज निकालिए, आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ द लार्जेस्ट
of the largest right circular cone that can be cut out from a cube of edge 4.2 सेंटीमीटर। यानी कि एक कोन है जिसका जो क्या बोल रहे हैं हमसे, रेडियस कितना होगा, जो लार्जेस्ट रेडियस कितना होगा अगर हम इस कोन को कहां से कट कर रहे हैं, तो एक क्यूब से कट कर रहे हैं। तो क्यूब का जो हमारा, नहीं यार आंसर नहीं बताऊंगा, आप बस इसको सॉल्व कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर इज 9:4, यानी कि दो स्फीयर हैं जिनका जो सरफेस एरिया उसका हमें रेशियो दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो बताइए उनके वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्फीयर्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 1:27, यानी कि दो रेशियोज हैं उनका वॉल्यूम, सॉरी दो स्फीयर हैं उनके वॉल्यूम का जो रेशियो है ना वो हमको दिया हुआ है 1:27। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो उनके सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा मुझे पूछ रहे हैं। देखो इस वीडियो बनाने में सच्ची में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, मेरा बहुत ज्यादा टाइम लगा है। आप लोग से दिल से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और मुझे भी छोटा सा मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं आगे भी आपके टॉप 10 वाले जो क्वेश्चंस है ना उनका सीरीज ला सकूं और भी चैप्टर्स जो है या फिर और जो हमारे अलग सब्जेक्ट्स हैं उनके इसी तरीके से मैं और भी वीडियोस बना सकूं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि एक सॉलिड है, ठीक है, वो किस शेप में है, तो वो इस टाइप से शेप में है कि एक कोन है हमारे पास ऐसे वाला है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है, कोन है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर है और दोनों का जो रेडियस है वो बराबर है, जो कोन का रेडियस होगा और जो इसका रेडियस होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। साथ ही साथ ये भी बोला गया है, अच्छा दोनों का रेडियस भी बता दिया गया 1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, जो हाइट है कोन की ना वो क्या है उसके रेडियस के बराबर है, यानी कि वो भी हमारा 1 सेंटीमीटर होगा। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, आपको सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है और इन द टर्म्स ऑफ पाई, पाई के टर्म पे निकालने का मतलब ये है कि आप पाई का कुछ वैल्यू नहीं लिखोगे, जैसे कि मान लो 22/7 या 3.14 हम लोग जो वैल्यू लेते हैं ना पाई का, वो वैल्यू आपको वहां पर नहीं लेना, पाई के बदले में बस पाई ही लिख देना है और जो भी नंबर्स उनको सॉल्व करना है लास्ट में पाई उतार करके आंसर कर देना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे आंसर आएगा आपका, मान लो 260 आ रहा है तो 260 पाई आएगा, पाई को आपको कुछ भी करना ही चाहिए, ठीक है, इस टाइप से आपको इसे सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और इसमें मैंने जैसे बताया आपको बहुत सारे मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ये जो एग्जांपल है ना भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इस क्वेश्चन को कर ही लेना क्योंकि इसी एग्जांपल से तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन बनाया जाता है। ये बेसिक सा है, इसी से थोड़ा सा एडवांस लेवल और बनाया जाता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। एक सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, एक सॉलिड टॉय है जो कि फॉर्म में है, किस टाइप से फॉर्म में है, तो एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन, जैसे भी हम पिछला डायग्राम बनाया था ना सेम उसी तरीके से एक राइट सर्कुलर कोन है और उसके नीचे में हेमिस्फीयर है, ये हमारा एक सॉलिड टॉय है, ठीक है। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ बेस इज 4 सेंटीमीटर, डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी कि जो रेडियस होगा वो भी 2 सेंटीमीटर होगा। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, आपको पूरे टॉय का वॉल्यूम निकालना है ना, यानी कि वो जो नीचे हेमिस्फीयर है और ऊपर में जो कोन है दोनों का वॉल्यूम निकलेगा। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, यानी कि हम क्या करते हैं कि इस टॉय को एक राइट सर्कुलर कोन के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय, तो आपको क्या करना है कि अच्छा डाल देते हैं, क्या मतलब क्या है कि वो पूरी तरीके से उसमें फिट आएगा, इसका जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक जो इसका दूरी होगा वही इस सिलेंडर का भी दूरी होगा, उसके अलावा जो इसकी हाइट होगी ऊपर से लेकर के नीचे तक वही सिलेंडर की भी हाइट होगी, उसी को बोला जाता है सर्कमस्क्राइब, यानी पूरी तरीके से कवर कर लेना। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए जो सिलेंडर और टॉय के बीच का डिफरेंस है ना वो कितना होगा, उनके वॉल्यूम के बीच का डिफरेंस। इसमें एक क्वेश्चन और भी बनाया जाता है कि सिलेंडर के अंदर पानी है पहले से भरा हुआ और हम लोग टॉय को डालते हैं तो बताओ पानी पूरा बाहर निकल जाता है और कितना पानी अंदर बचता है वो भी बताना है, तो सेम ही तरीके से बनेगा। यहाँ पर आपका टोटल वॉल्यूम निकाल करके इसके वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, यानी डिफरेंस ही निकालना पड़ता है इसमें भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या भैया, चलो देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल आउटसाइड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक इज एट 60 पैसे स्क्वायर मीटर इज ₹237.60, यानी कि एक ऑयल टैंक है, पानी क्या बोलते हैं तेल की टंकी है, उसके बाहर में आउटर सरफेस एरिया में हम लोग को क्या करना है पेंटिंग करना है, जिसका कॉस्ट दिया हुआ है कि अगर हम लोग 60 पैसे पर स्क्वायर मीटर से हम लोग अगर निकालते हैं, यानी अगर एक स्क्वायर मीटर में पेंट करने का 60 पैसा देते हैं ना, तब जाकर के हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो 237 रुपए और 60 पैसे लगता है। एंड द हाइट ऑफ द टैंक इज 6 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द टैंक, यानी कि जो हाइट है उस टैंक का वो उसके रेडियस का क्या है, बेस के रेडियस से 6 टाइम ज्यादा है। तो अब दो क्वेश्चन यहाँ से हमसे पूछ रहा है, पहला तो बताइए हाइट जो होगा टैंक का वो कितना होगा, इस बार पाई का वैल्यू आपको बोला है 3.14 लेने के लिए, तो एग्जाम में ये चीज जरूर आता है पाई का वैल्यू लेना है या नहीं लेना है। जैसे अगर कुछ नहीं लिखा है तो पाई का वैल्यू 22/7 ले लेना, और अगर लिखा हुआ है 3.14 तो 3.14 लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि पाई का वैल्यू आप 22/7 लीजिए, तो अलग अलग जगह पे लिखा रहता है।
दूसरा क्वेश्चन और इसी में एक और है ऐड किया हुआ कि ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द टैंक, यानी कि जो टैंक है उसका रेडियस बताइए कितना होगा। अगला क्वेश्चन, द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इन रेशियो 7:13, यानी कि हमारा राइट सर्कुलर कोन का रेडियस का और हाइट का जब हम लोग रेशियो, सॉरी हाइट नहीं स्लैंट हाइट ना, स्लैंट रेशियो हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उनका अगर रेशियो निकालो तो 7:13 निकल करके आता है। एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 286 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया भी दे दिया गया है, तो बताइए उसका रेडियस कितना होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, वैसे टाइप से टॉय है जैसे वहां पर टॉय था वैसे यहाँ पर भी एक टॉय है, नहीं पता ऐसा टॉय कहाँ रहता है, मैं तो आज तक देखा ही नहीं हूँ, ऐसा खिलौना से तो मैं आज तक खेला ही नहीं हूँ, अगर आप लोग खेलोगे तो जरूर बताना। ये खिलौना है जो कि उसी टाइप से बना हुआ है, इसमें जो रेडियस है कोन का वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है ऑफ द सेम रेडियस, और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो भी सेम ही है। तो द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 31 सेंटीमीटर, हाइट जो टोटल वो 31 सेंटीमीटर है पूरे उसके टॉय की। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो बताइए जो टॉय का टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर, यानी कि जो सम है रेडियस का और हाइट का किसमें, तो एक सिलेंडर में, वो है 37 सेंटीमीटर। तो इफ द टोटल सरफेस एरिया इज 1628 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी जो टोटल सरफेस एरिया 1628 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो बताओ कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, और इस बार पाई का वैल्यू आपको 22/7 लेना है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत नंबर आते हैं यहाँ पर से। देखो और क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल सिलेंडर of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole, तो बताइए पोल का मास कितना होगा given that 1 सेंटीमीटर का क्यूब of iron has approximately 8 ग्राम, यानी कि हमारा जो 1 सेंटीमीटर का क्यूब जो वॉल्यूम है ना उसका वजन है 8 ग्राम। तो आपसे पूछ रहा है टोटल जो वजन होगा, टोटल जो मास होगा वो कितना होगा इस वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अ टेंट इज ऑफ द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक टेंट जो है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप में है, वैसे तो टेंट हमारा मैक्सिमम कोन के शेप में होता है, चलो कोई बात नहीं। आगे क्या दिया गया है कि अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर एंड द अच्छा हाइट जो 3 मीटर तक एक राइट सर्कुलर कोन के शेप में, यानी कि नीचे में ऐसे नीचे में हमारा राइट सर्कुलर कोन है ना, और उसके बाद देन इट बिकम्स अ राइट सर्कुलर कोन, और उसके बाद फिर ऊपर में वो क्या बन जाता है, एक कोन बन जाता है। ठीक है, नीचे में थोड़ा सा डिजाइन बनाया गया है, नॉर्मल टेंट नहीं है, वीआईपी और टेंट भैया ये तो है ना। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, विद अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 मीटर, इसकी जो हाइट है मैक्सिमम वो कितनी है 13.5 मीटर है अबव द ग्राउंड। अब हमसे बोल रहा है कि कैलकुलेट कीजिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि अगर इसके अंदर में हम लोग को पेंट करना है तो कितना कॉस्ट पड़ेगा, अगर जो कॉस्ट है वो पर स्क्वायर मीटर का ₹2 पड़ रहा है। और उसके अलावा और भी बोला जा रहा है इसमें कि इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 14 मीटर, यानी कि जो रेडियस है बेस का यहाँ पर वो कितना है 14 मीटर है, तो दोनों का अंदर का कर्व सरफेस एरिया निकालोगे और आराम से आपका बन जाएगा ये। अगला क्वेश्चन क्या भैया, वाटर फ्लो की क्वेश्चन आता है, पाइप से पानी डालते हैं हम लोग टंकी में, वो वाला क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट, यानी कि जो वाटर है उसकी फ्लो की स्पीड जो है 10 मीटर पर मिनट है फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल पाइप, एक सिलेंडर वाले पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है जिसकी जो मिलीमीटर यानी उसकी जो मोटाई है ना पाइप की जो विड्थनेस है वो दी हुई है 5.5, ठीक है, उसकी डायमीटर उस पाइप की। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल अप अ कॉनिकल वेसल, यानी कि कितना समय लगेगा अगर हम लोग इस पाइप से पानी भर रहे हैं कॉनिकल वेसल में, और उस कॉनिकल वेसल की जो डायमीटर है वो है 40 सेंटीमीटर और जो डेप्थ जो उसकी गहराई है वो कितनी है, तो 247 सेंटीमीटर है। चलिए पता कीजिए कितना होगा, कितना समय लगेगा। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, रुको एक सेकेंड, ये मिट जा भाई, ओके ये मिट गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, यानी कि एक बर्तन है ना, हॉलो यानी खोखला सा बर्तन ही होगा, जाहिर सी बात है, और वो किस शेप में है, तो हेमिस्फेरिकल के शेप में है, उसका अंदर का और जो बाहर का डायमीटर है वो कितना है 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर ऑफ द सरफेस एरिया इज ₹5, यानी कि जब हम लोग उस बर्तन में जब पेंटिंग कराते हैं तो जो कॉस्ट पड़ रहा है हमको 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर का वो कितना पड़ रहा है ₹5 पड़ रहा है, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वेसल ऑल ओवर, यानी कि टोटल उस वेसल में अगर हम पूरी तरीके से पेंटिंग कराएंगे तो टोटल कितना कॉस्ट पड़ेगा। यहाँ पर पाई का जो वैल्यू आपको वो 3.14 लेना है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के। 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, आइए उनको भी देखते हैं, उनके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब आइए हमारा जो सेकंड लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, उसके टॉप 10 क्वेश्चंस देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर हमने रखा है, कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव वाले रखे हैं, ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ x, x+3, x+6, x+9 एंड x+12 इज 10, यानी कि ये जो नंबर्स आपको दिए हुए थे, इनका जो अरिथमेटिक मीन है, एवरेज है, वो कितना है, 10 है। तो बताइए जो x है उसकी वैल्यू कितनी होगी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 5, है ना, 5n डिवाइड बाई 9, यानी कि जो मीन है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का वो कितना है, 5n डिवाइड बाई 9 है। तो बताइए जो n है ना इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ 35 इज रिमूव फ्रॉम द डेटा, यहाँ पर एक डेटा आपको दिया हुआ है, इसमें से अगर 35 को रिमूव कर दिया जाए देन द मीडियन इंक्रीज बाय, तो जो मीडियन होगा वो कितना बढ़ जाएगा, क्या वो 2 बढ़ जाएगा, क्या 1 बढ़ जाएगा, क्या 1.5 बढ़ जाएगा, या फिर 0.5 बढ़ जाएगा, ऐसा पूछा गया इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द मीडियन व्हेन इट इज गिवन दैट मोड एंड मीन आर 8 एंड 9, यानी कि मोड और मीन आपको दिया हुआ है, बताना है कि मीडियन कितना होगा। तो इसका एक बेसिक सा रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड का, वो वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे, पहले बहुत ज्यादा आते थे, लेकिन अब ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। मैं आपको बाकी दोनों क्वेश्चन समझा देता हूँ कैसे क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग, नॉर्मल क्वेश्चन है कि भैया बस इसका मोड बताइए कितना होगा। इस वाले में फाइंड द मीडियन मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं, आपको मीडियन मार्क्स बताना है। ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर अब इसलिए आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा अलग सा है, थोड़ा सा दिमाग बच्चों को एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। इसमें बोल रहा है कि इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, यानी कि अगर जो मीन है इस डिस्ट्रीब्यूशन का वो कितना है, 6 है, तो बताइए जो p होगा उसका वैल्यू कितना है। p कहां पर है, तो ये रहा, यहाँ पर p + 6 जो दिया है ना, इसमें से आपको p का वैल्यू निकालना है। और जो मैंने एक सैंपल पेपर भी कराया था ना, उसमें इस टाइप से मैंने क्वेश्चन भी कराया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना ताकि आपको इस टाइप से क्वेश्चन बनने लगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन क्या है कि द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन सो दैट so the numbers of run scored by some top batsmen of the world इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। यहाँ पर आपको वही दिया हुआ है, एक डेटा दिया हुआ है जिसमें स्कोर बताया गया है, जैसे कि 3000 से 4000 रन जो है 4 बैट्समैन से बनाए हैं, है ना, 10,000 से 11,000 तक जो है केवल एक ही बैट्समैन पहुंच पाया है। अब इस डेटा का हमको करना क्या है, मोड निकालना है, पकड़ के मोड निकाल दीजिए। अगला क्वेश्चन फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक ही टेबल दे देगा, उस टेबल से आपको मीन भी निकालना रहेगा, मीडियन भी निकालना रहेगा और मोड भी निकालना पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, और यही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे हम लोग बोल रहा है कि इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है इसकी जो मीडियन है वो 28.5 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए जो x यहाँ पर दिख रहा है और ये जो y आपको दिख रहा है ना, इसका वैल्यू कितना होगा, चलो पता करो कितना होगा। अगला क्वेश्चन द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8, यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसमें मीन जो है ना वो 62.8 है। एंड द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज 50, और जो सम है सभी फ्रीक्वेंसीज का वो कितना है, 50 है। तो कंप्यूट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज f1 एंड f2, यानी कि यहाँ पर जो आपको f1 दिख रहा है और ये जो f2 दिख रहा है ना, आपको इसका ही वैल्यू पता करना है, और हमको इसका सम भी दे दिया है, सारे फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो कितना है, वो 50 है। तो ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में जो है ना ज्यादातर आते हैं। अब हम लोग लास्ट चैप्टर के पास पहुंच गए हैं जो कि हमारा है प्रोबेबिलिटी। इसमें से भी हम बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट के 2 चैप्टर जो है ना बहुत ही आसान है, अगर आप लोग थोड़ा सा मीन मीडियन मोड में मेहनत कर लोगे, थोड़ा सा सॉल्व करना सीख जाओगे ना, तो बहुत ही आराम से आपको वो नंबर दे करके जाता है। और उसी तरीके से हमारा प्रोबेबिलिटी भी है, इसमें कुछ चीजों को बस याद करना पड़ता है, जैसे कि डेक वगैरह वाले क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा, शफल कार्ड वाले क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ इस चैप्टर के, और हमारी ये लास्ट चैप्टर है आज के लिए। तो क्या क्वेश्चन है भैया, पहला कि कार्ड्स आर मार्क विद द नंबर्स फ्रॉम, है ना, 1 to 50, यानी कि जो कार्ड्स हैं उनको मार्क किया गया 1 से 50 तक, आर प्लेस इन द बॉक्स एंड मिक्स थ्रोली, यानी कि हमने उसको प्लेस किया एक डब्बे के अंदर, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया उन कार्ड्स को। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड उनमें से निकाला जाता है रैंडमली। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5, तो आपको ये बताना है कि 5 के मल्टीपल आने का कितना चांसेस है। अगर हम एक कार्ड को निकाल रहे हैं तो उसमें से 10 आने का कितना चांस है, 15 आने का, यानी कोई भी ऐसा नंबर जो 5 के टेबल में आता है उसके आने का कितना चांस है, कितना प्रोबेबिलिटी है, ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स एंड 560 टाइम्स द हेड्स अपियर, यानी कि कॉइन जो है उसको टॉस किया गया, उछाला गया 1000 बार, जिसमें से 560 बार क्या है उसके हेड्स आए हैं। हेड्स और टेल 2 टाइप होते हैं उसमें। आपसे पूछा जा रहा है द इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेंस ऑफ हेड्स इन दिस केस, आपको इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी बताना है डेसिमल में, जो कि निकल करके आएगा कि इस केस में वो कितना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ कार्ड, यानी कि जो कार्ड है उसमें एस के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो वही आपको जानकारी होनी चाहिए ना, कार्ड में कितने जोकर होते हैं, कितने किंग होते हैं, और जो जो भी चीज होता है एस वगैरह,
वो आपको जानना पड़ेगा कि कितने होते हैं, तब आप इस क्वेश्चन को आराम से बना पाओगे। चलिए आगे देखते हैं, ये वाला तो क्वेश्चन सभी से बनना चाहिए। A die is throw once, what is the probability of getting a number less than or equal to 4? यानी कि एक पासे को फेंका जाता है, तो बताइए कितनी चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर हमारा आएगा उस पासे में, उस लूडो के पासे में, डाइस में, वो हमारा 4 या 4 से छोटा नंबर आएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ कार्ड्स, यानी वही कार्ड्स को एकदम मस्त मिलाया गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड नॉन फेस्ड कार्ड, यानी कि रेड कलर का जो नॉन फेस्ड कार्ड है उसके आने के कितने चांसेस है, उसके आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन रैंडमली, एक लेटर जो है इंग्लिश अल्फाबेट का रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो ये बताइए कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज कॉन्स्टेंट, है ना, जो हमारा लेटर है वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है ना, कि जब आप एक जैसे मान लो ABCD लिखा हुआ रहेगा पूरा Z तक, आप जाकर के उसमें से किसी भी एक लेटर को या फिर एक कागज को उठाओगे तो आपको ये पूछा जा रहा है कि कितने प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है कि जो आपने कागज उठाया है वो क्या होगा। अच्छा लाइन से नहीं लिखा है ना, मिक्स करके लिखा हुआ रहेगा, तो बताओ कितने चांसेस होंगे, नहीं तो फिर आप तो ऊपर से उठा लोगे, एक उठा लोगे, है ना, या फिर बी उठा लोगे, तो आपको पता रहेगा उस टाइम पे, तो मिक्स रहता है तो पता नहीं चलता है, तो हमसे पूछ रहा है कि कॉन्सोनेंट के कितने चांसेस आने के। ठीक है, ये लास्ट के कुछ क्वेश्चन हैं, आइए इनको भी जल्दी से कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये बोला जा रहा है कि कार्टन है जिसमें 24 बल्ब्स है, जिसमें से 6 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, ठीक है, टोटल 24 बल्ब हैं और उनमें से 6 ऐसे बल्ब हैं जो डिफेक्टिव है, यानी कि खराब हो चुके बल्ब हैं। वन बल्ब इज ड्रॉ एट रैंडम, उनमें से एक बल्ब निकाला जाता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो बताइए कितने प्रोबेबिलिटी होंगे, कितने चांसेस होंगे कि जो बल्ब हमने निकाला है वो खराब नहीं है। ठीक है, क्योंकि 24 में से 6 खराब थे ना, तो कितने चांसेस कि वो खराब नहीं होगा। इफ द बल्ब सिलेक्टेड इज डिफेक्टिव, यानी कि हमने मान लो निकाला एक बल्ब और वो एक डिफेक्टिव निकल गया, किस्मत ही खराब रहा हमारा, एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते, है ना, एंड अ सेकंड बल्ब इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि जितने बचे हुए हैं 24 थे ना, तो 23 भी बचे हुए हैं, एक डिफेक्टिव वाला हमने हटा दिया वहां पर से, तो 5 डिफेक्टिव उसमें बचे हुए हैं। ठीक है, तो बताइए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस सेकंड बल्ब इज डिफेक्टिव, यानी जो दूसरा हम लोग बल्ब निकालेंगे वो क्या होगा, वो भी डिफेक्टिव होगा, ये हमसे पूछ रहा है इसमें कि उसके कितने प्रोबेबिलिटी होंगे। अगला क्वेश्चन है, अ डाई हैज इट्स 6 फेसेस मार्क 0 1 1 1 6 6, यानी कि एक डाइस है उसके 6 फेसेस हैं जिसमें हमको इस तरीके से मार्क करके दिया हुआ है, टू सच डाइस आर थ्रो टुगेदर एंड द टोटल स्कोर इज रिकॉर्डेड, यानी कि इस टाइप से मार्क किया हुआ है ना, दो डाइस हैं, ये 0 है, फिर 1 1 1 उसमें लिखा हुआ है और दो साइड में 6 6 लिखा हुआ है, और दो ऐसी ऐसी डाइस हमारे पास, दोनों को हमने फेंका, थ्रो किया, और जो आंसर आ रहा है उसको हमने रिकॉर्ड किया। तो हमसे पहला चीज पूछ रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट स्कोर आर पॉसिबल, तो बताइए कितने डिफरेंट स्कोर जो है वो पॉसिबल है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स हो गया है, इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, ऑफ गेटिंग, यहाँ तक जी तक, गेटिंग अ टोटल ऑफ 7, यानी कि टोटल जो है 7 आने की कितने प्रोबेबिलिटी है, यानी कि दोनों को अगर हम लोग फेंकते हैं साथ में तो 6 + 1 1 + 6 आने के कितने चांसेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द टी शर्ट, सॉरी द नहीं है बस टी शर्ट है, टी शर्ट मार्क विथ नंबर 2 to 101, यानी कि टी शर्ट जो है बहुत सारे रखे हुए हैं, एक में 2 लिखा हुआ है, फिर दूसरे में 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 से लिखा हुआ है, टोटल 101 तक टी शर्ट है, आर प्लेस इन अ बॉक्स, और उनको एक बॉक्स के अंदर रखा गया है। सरिता इज फॉन्ड ऑफ नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, सरिता को ऐसे नंबर्स पसंद है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 6 बोल रहा हूँ 9 हो गया, हमारा 4 हो गया, 16 हो गया, ऐसे नंबर सरिता को पसंद है। तो व्हेन हर टर्न कम्स, जब उसका बारी आता है, तो शी रैंडमली टेक आउट अ टी शर्ट फ्रॉम दिस बॉक्स, यानी कि उसमें से वो एक टी शर्ट निकालती है। आप बताइए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हर फेवरेट टी शर्ट, तो बताइए कितने चांसेस हैं कि उसको उसका फेवरेट टी शर्ट मिल जाए, यानी कि कोई ऐसा टी शर्ट मिल जाए जो कि क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर उसमें लिखा हुआ हो, तो कितने चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन लिखा जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स, यानी कि कार्ड को निकाला जाता है वही ताश के पत्तों में से, उनके ग्रुप में से, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड ड्रॉ इज नॉट एन एस, तो बताइए कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या होगा, एक एस नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आप चाहते हो कि इसी तरीके से और भी मैं वीडियोस बनाऊं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो इस वीडियो में आप कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है, उनको भी हेल्प मिलेगा। और अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है, 1.5 महीना का, 1 महीना का टोटल मान लो, तो उस समय में आपका जो सिलेबस है ना, वो अगर आपका कंप्लीट नहीं भी हुआ है, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को अगर कर ले रहे हो ना,
तो आपका टॉप करने का पूरा पूरा चांसेस है, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन ही आता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आएगा ना तो इसी को थोड़ा सा चेंज करके आ जाएगा। यहाँ पर हमारा परफेक्ट स्क्वायर की जगह पर लिख देगा कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं चाहिए उसको, बताइए कितना आंसर होगा। तो बस नंबर्स को चेंज करेगा, वर्ड्स को चेंज करेगा, बाकी सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये सारे क्वेश्चन आप जरूर बनाइए। अगर आपको इनका सॉल्यूशन भी चाहिए तो जरूर बताना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारे लिंक दे दिए हैं आपके लिए, ताकि आप उन लिंक से यूज करके टॉप कर सको एग्जाम में। जैसे कि प्रीवियस ईयर जो हमारे टॉपर्स थे वो कैसे लिखते हैं आंसर, वो मैंने आपको दे दिया है। टेलीग्राम पे मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर्स प्रोवाइड कराए हुए हैं, तो उनको भी आप सॉल्व जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।